स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए आज एक कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने कहा कि आज के इस आयोजन से हजारों परिवारों की होली के महत्वपूर्ण त्योहार की खुशी कई गुना बढ़ गई है। कुछ ही समय के भीतर गुजरात में दूसरी बार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से गुजरात रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एनडीए की सरकारें लगातार काम कर रही हैं। तरफ होली के त्योहार की गूंज सुनाई दे रही है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आज के इस आयोजन से हजारों परिवारों की होली के इस महत्वपूर्ण त्योहार की खुशी कई गुना बढ़ गई है। कुछ ही समय के भीतर गुजरात में दूसरी बार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम को इस कार्य के लिए बहुत बहुत। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम ने कहा, दुनिया का ध्यान अब हेल्थ केयर पर है। इस क्षेत्र में भारत एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहा है। हमने हेल्थ केयर को सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी सरकार पर बल दिया है। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। एएपी नेता पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ में मनेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए जेल भेजा है। सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। सुनवाई के बाद सिसोदिया को पुलिस सुरक्षा के बीच तिहाड़ ले जाया गया। उन्हें गीता, डायरी और पेन रखने की इजाजत है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दवाएं रखने की भी इजाजत मिली है। सीबीआई ने यह मान लिया है कि मनीष सिसोदिया के पास कुछ है नहीं। प्रक्रिया के तहत 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में जो मांगे रखी थी उन्हें मान लिया गया है। आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं, और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों। आज सीबीआई के पार्ट पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास पे टोटल फ्रस्ट्रेशन नजर आई। आज उन्होंने मीडिया को भी ब्लेम किया, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को भी ब्लेम किया, और इवन लॉयर्स के बारे में ये कहा कि ये कह रहे हैं कि इलीगल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डिफेंस लॉयर तो कहेगा ना कि इलीगल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। ये तो हमारा राइट है, हम कैसे एडमिट कर लेंगे उनका सब कुछ ठीक कर रहे हैं वो लोग। तो जो टोटल फ्रस्ट्रेशन आज नजर आई उनके पार्ट पे, ये दर्शाता है कि सीबीआई के पास कोई कोजेंट रिलायबल एविडेंस आज तक मनीष जी के खिलाफ नहीं है, और हमें पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को मनीष जी को बेल मिलेगी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके ऑफिस पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनके लॉकर पर रेड करी, लेकिन कहीं पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। और आज कोर्ट के सामने सीबीआई ने तकरीबन यही मान लिया कि अब उनके पास मनीष सिसोदिया जी से पूछने के लिए कोई भी सवाल नहीं है। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर। प्रयागराज में एक और मुठभेड़ हुई।
पुलिस मुठभेड़ में शूटर उस्मान मारा गया। मुठभेड़ वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम पहुंची। आरोप है उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। यूपी में ऑपरेशन मिट्टी में माफिया, एक और शूटर का एनकाउंटर, आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापे। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम पिछले कई दिनों से लगातार उमेश की हत्या को अंजाम देने वाली गैंग की कमर तोड़ने में जुटी है। गैंग के शूटर अरबाज के एनकाउंटर के बाद अब शूटर उस्मान चौधरी को भी यूपी पुलिस ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। यूपी पुलिस और एसटीएफ वारदात और आरोपियों के तार जोड़ने में कई दिनों से लगी हुई है। इस सिलसिले में यूपी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अब प्रयागराज के कौंदियारा इलाके में पुलिस और शूटर उस्मान के बीच मुठभेड़ हुई। बताया गया कि उस्मान की ओर से पहले फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उस्मान को गोली लगी। एनकाउंटर में मारे गए उस्मान के बारे में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले विजय धर्म बदलकर उस्मान बन गया था। न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा कि उस्मान के धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है। वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। इससे पहले अरबाज नाम के शूटर को भी 27 फरवरी को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। आरोप है कि शूट आउट वाले दिन अरबाज ही गाड़ी चला रहा था और उसने उमेश पाल पर फायरिंग भी की थी। वहीं पुलिस हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद और दूसरे शूटरों की तलाश में जुटी है। इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्दांत हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है। एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। एनकाउंटर में मारे गए उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं शूटआउट में शामिल 5 दूसरे आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद का भी नाम शामिल है। वहीं अतीक के करीबी और दूसरे आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर भी प्रशासन का हथौड़ा लगातार जारी है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भाजपा हमलावर है। कैम्ब्रिज से लेकर लंदन तक राहुल गांधी के बयानों पर बवाल मचा है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़के। उन्होंने सोमवार को कहा कि दुनिया भारत के नेतृत्व को स्वीकार करने की स्थिति में आई है। हम देश की आजादी के 75 साल पूरा कर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये भारत की प्रजातंत्र की विजय है। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने आगे कहा कि इसी समय में देश की कोई राजनीतिक दल का नेता द्वारा बाहर जाकर भारत की बुनियादी व्यवस्था को गलत बताना, चीन की प्रशंसा करना, इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र मुख्य देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे आस्था प्रकट कर रहे हैं। उनकी विकास की मॉडल को कॉपी करने की बात कह रहे हैं। विशेष करके विश्व की धनी देश हो या विशेष करके इमर्जिंग इकोनॉमी हो, ये सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व को मान रहे हैं, यानी भारत को मान रहे हैं। इसी समय में भारत की आजादी का जब हम 75 साल पूरा करके अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये भारत की प्रजातंत्र की विजय है।
इसी समय में देश की कोई राजनीतिक दल की नेता बाहर जाके भारत की प्रजातंत्र पे कुठारघात करना, भारत की बुनियादी व्यवस्था को गलत बताना, भारत निंदा की गाना गाना और चाइना की प्रशंसा करना, इससे तो निंदनीय बात, शर्मनाक बात कुछ नहीं हो। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा एक हादसे में बाल बाल बचे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त मौके पर तेज हवा की वजह से प्लास्टिक कपड़े कचरे उड़ने लगे, जिस कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और हवा में ही हिचकोले खाने लगा। पायलट ने सूझबूझ से बड़ा हादसा टाला। बाल बाल बचे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। अगर हेलीकॉप्टर लैंड होता तो हो सकता था बड़ा हादसा। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त हवा में उड़ने लगा कचरा। लैंडिंग की कोशिश कर रहे इस हेलीकॉप्टर में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सवार थे और वो कलबुर्गी के जेवर्गी इलाके में विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए नीचे उतरा तो वहां हवा के दबाव की वजह से कूड़े का ढेर उड़ने लगा। हेलीकॉप्टर के पंखे की तेज हवा की वजह से आसपास जमा प्लास्टिक और कचरा आसमान में उड़ने लगा। अगर ये कचरा हेलीकॉप्टर में फंसता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन पायलट की सूझबूझ की वजह से हादसा टल गया। पायलट ने हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कराया। उसने मौका देखते ही हेलीकॉप्टर को वहां से निकाल लिया, जिसके बाद वहां साफ सफाई की गई। लैंडिंग वाली जगह के आसपास से कचरा हटाया गया, तब जाकर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड कराया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर हवा में ही घूमता रहा और वहां मौजूद लोगों की सांसें भी अटकी रही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कलबुर्गी में रोड शो किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। उन्होंने बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, यात्रा को मिल रही प्रतिक्रिया को देखने के बाद कह सकता हूं कि हम विधानसभा चुनाव में 140 सीटें जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी नेता राबड़ी देवी सीबीआई के अधिकारियों ने 4.5 घंटे तक पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को लालू प्रसाद और मीसा भारती से भी पूछताछ हो सकती है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछताछ की। पटना स्थित राबड़ी आवास पर करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली। तब तक आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर ही जमे रहे। अब यहाँ पे आरजेडी के लोग जो है वो धरना पे बैठ गए हैं। आरजेडी के लोग जो है वो यहाँ पे धरना पे बैठ गए हैं। राबड़ी देवी का आवास है और यहीं पे बैठ गए हैं और बैठकर प्रतिकार कर रहे हैं। राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर बिहार में सियासत गर्म है। लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि 2024 तक ये सब चलता ही रहेगा। हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हर महीने, हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। सीबीआई की पूछताछ के बाद राबड़ी देवी घर से निकलकर विधान परिषद पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारा ये सब सीबीआई के साथ चलता रहता है। मैडम, सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। हम लोग का शुरू से चलता है सीबीआई। सूत्र बता रहे हैं कि इसी मामले में मंगलवार को सीबीआई की टीम लालू प्रसाद और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई चार्जशीट दायर कर चुकी है। 15 मार्च को पेशी का सम्मन भी जारी हो चुका है, जिसमें तेजस्वी, राबड़ी और मीसा की 15 मार्च को पेशी होनी है। सवाल है कि जब 15 मार्च को तेजस्वी, राबड़ी और मीसा भारती की पेशी थी, फिर इस पूछताछ का आखिर क्या मतलब है? तो सूत्र बताते हैं कि खुद राबड़ी देवी ने ही सीबीआई के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था और 6 मार्च की तारीख भी उन्होंने ही तय की थी। तब सवाल है
कि जब राबड़ी देवी ने ही पूछताछ के लिए बुलाया था तो फिर आरजेडी नेता इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के हरिनगर में होलिका दहन के चंदे को लेकर दो समुदाय में सांप्रदायिक तनाव हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट के साथ पथराव और बोतलें चली। जानकारी के मुताबिक मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में होली के मौके पर कुछ लोग चंदा मांगने निकले थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ अराजक तत्वों ने होली का चंदा मांग रहे लोगों पर हमला बोल दिया और लोगों को पीटने के साथ ही उन पर पथराव भी किया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए। कुछ हमलावरों ने तो पुलिस पर पत्थर भी फेंके। सामने आई तस्वीरों में गलियों में हर तरफ ईंट ही ईंट दिखाई दी और कई वाहन क्षतिग्रस्त भी दिखे। आरोप है कि हमलावरों ने पहले से ही हमले की प्लानिंग कर रखी। माहौल को खराब करने के लिए घरों की छतों पर पत्थर और कांच की बोतल रखे गए थे। जब एक पक्ष के लोग चंदा मांगने निकले तो उन पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई, जिससे हमले में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की है। 12-13 घंटे हो गए हैं। अगर आज की डेट में अरेस्टिंग नहीं होती तो कल हम पूर्ण तरीके से पूरा हिंदू समाज स्वतंत्र होगा किसी भी तरीके का थाने का घेराव करने के लिए, कमिश्नरी का घेराव करने के लिए, डीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए, जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी। और होना हो इस बार ये होली दहन भी जब होगा जब अरेस्टिंग गिरफ्तारी सबकी होगी। पुलिस के मुताबिक पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है। पूरे शहर में पुलिस ने पैदल मार्च किया और हालात काबू में होने का दावा किया। प्रशासन की तरफ से एक अपील भी जारी की गई। पुलिस ने सभी लोगों से त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा। इस दौरान पुलिस ने हमला करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इसमें जो है इंजर्ड जो है 3 आदमी थे जिनको सामान्य चोटें हैं। सभी लोग डिस्चार्ज होकर घर आ चुके हैं। 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने जिनके साथ विवाद प्रारंभ हुआ था उनकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। मेरठ में हालात को काबू में रखने के लिए, त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरएएफ की एक टीम को भी तैनात किया जाएगा। इधर पुलिस के बड़े अधिकारी हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए और किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है। मड़ियादो इलाके में शिवलिंग तोड़े जाने का माफ कीजिएगा एक मूर्ति को तोड़े जाने का मामला सामने आया है। दरअसल जब लोग सुबह इस धार्मिक स्थल पर पहुंचे तो देखा कि जो मूर्ति है वो खंडित अवस्था में है। हम सुबह सो के उठे तो लोगों के फोन आए और बता रहे थे कि यहाँ शंकर जी का स्थापित शंकर जी हैं, यहाँ के बहुत पुराने हैं। 2 बार घटना और अब